रबर पढ़ेंगे आज तो ग्लास ही हो पाएगा वैसे, ठीक है। क्या है कांच, कैसे बनता है पता है किसी को? कांच क्या होता है, कैसे बनता है? भाई कांच की चीज़ें तो हमने सब जगह देखी हुई है, ये लगे हुए बहुत सारे ग्लासेस, ये कैमरे में ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखोगे विंडोज़ में, घड़ी में है, हर जगह पर ग्लास है, ठीक है। तो ग्लास होता क्या है, कैसे बनता है ना, कितने टाइप का होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिलाई जाती हैं, है ना, वो सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो लिखो कि ग्लास जो है वो मिक्सचर होता है, किसका? मिक्सचर ऑफ वेरियस सिलिकेट्स, ठीक है। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वेरियस सिलिकेट, कई प्रकार के या विभिन्न प्रकार के सिलिकेटों का मिश्रण होता है, सिलिकेटों का मिश्रण होता है, ठीक है। अब ये सिलिकेट क्या होते हैं भाई? सिलिकेट का मतलब होता है सिलिका, सिलिका मतलब रेत, क्या होती है? रेत, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं ना SI, उसका जो उसका सिंबल SI है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 14, ठीक है। 14 नंबर का जो तत्व है आवर्त सारणी में सिलिका, है ना, वही हमारी जो रेत होती है ना, नॉर्मल रेत को पिघला के ही कांच बनाया जाता है, ठीक है। अब उसको केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं कि वो सिलिकेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे मिश्रण होते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहूँ तो कांच कैसे बनता है? रेत लो, रेत में कुछ चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, बट अगर आप रेत को पिघला लो, उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लो, तो उससे क्या बन जाता है? कांच बन जाता है, ठीक है, ग्लास बन जाता है। हालांकि उसको यूज़फुल बनाने के लिए, उसको अपने मन मर्जी का बनाने के लिए उसमें कई तरह की चीज़ें आपको मिलानी पड़ेगी, ठीक है, पर उसमें बेसिक कंपोनेंट जो क्या है वो क्या होगा? रेत होगा। क्लियर? तो ग्लास इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस सिलिकेट, कई प्रकार के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। कौन कौन से सिलिकेट हो सकते हैं, है ना? सोडियम के सिलिकेट हो सकते हैं, पोटेशियम के हो सकते हैं, आपके कैल्शियम के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप और आगे चलो तो एल्यूमिनियम का भी हो सकता है ना। तो कई प्रकार के सिलिकेट्स का मिश्रण जो है हमारा कांच होता है। दूसरी बात कि ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है। क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरी लाइन हम लिख सकते हैं कि ग्लास क्या है? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड को हिंदी में कहते हैं अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब देखो सॉलिड जब हम पढ़ते थे ना, या मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो सॉलिड में दो टाइप के होते हैं। सॉलिड का मतलब ठोस, ठोस चीजें दो प्रकार की होती। कौन से फॉर्म में? डेफिनेट फॉर्म नहीं होता है ना, मतलब अक्रिस्टली होता है वो। तो देखो सॉलिड का मतलब, सॉलिड दो टाइप के, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन होता है उसमें जो सॉलिड है उसके प्रॉपर क्रिस्टल होते हैं, जैसे शुगर का क्रिस्टल है, उसके सारे पार्टिकल एक जैसे ही होते हैं कि नहीं होते हैं? या आपने देखा होगा दूसरी कई भी चीज़ आप देख लो, जैसे मान लो आपका शुगर हो गया, उसके बाद में आपका नमक हो गया, है ना, या फिर आप खाने पीने की कोई चीज़ देख लो, जैसे मान लो साबूदाना आता है छोटा छोटा, तो वो सबके क्रिस्टल कैसे हैं? एक जैसे हैं, है ना। उनमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के जैसा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्रिस्टलीय रूप है। कैसा रूप है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बट यहाँ पर अगर आप उनको जोड़कर एक भी बना दोगे और जब उनको तोड़ोगे तब भी वो अपने अपने क्रिस्टल्स में क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। पर अक्रिस्टली मतलब नॉन क्रिस्टलाइन, उसी को क्या कहा जाता है? एमॉर्फस। इसमें इसके जो पार्टिकल्स है इनका शेप एक जैसा नहीं है। मान लो एक का शेप ऐसा है, दूसरा थोड़ा बड़ा हो गया, तीसरा बहुत छोटा हो गया, इस तरीके से ये अनडिफाइंड शेप है, मतलब इनका जो आकार है वो निश्चित आकृति जो निश्चित नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम? अक्रिस्टली ठोस। और वैसे भी जब आप कांच को तोड़ोगे तो क्या वो एक जैसे टुकड़ों में टूटता है क्या? भाई वो तो कैसे भी टूट सकता है। क्यों टूट सकता है? क्योंकि वो कैसा सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर? चल फिर दूसरी बात देखो, अक्रिस्टली ठोस हो गया। इसके बाद ये जो ग्लास है इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोला जाता है सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड सॉल्यूशन है। क्या है? सुपर कूल्ड सॉल्यूशन। मतलब कि सुपर कूल्ड सॉल्यूशन का मतलब कि ग्लास को पहले तो आप गर्म करोगे, गर्म करने के बाद उसको आप ठंडा करोगे, ठीक है। तो और सॉल्यूशन इसको क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि सॉल्यूशन तो कई प्रकार का होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि वो लिक्विड ही है
है ना, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। तो जो आपका ग्लास है वो क्या है, वो सॉलिड सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, सॉलिड। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब जैसे कि दो सॉलिड को मिला के हमने बना दिया, जैसे मान लो अलॉय होते हैं मिश्र धातु, उसमें दो धातु मिलाई जाती है, दो मेटल्स मिलाई जाती है, तो वो भी क्या है, सॉल्यूशन ही है। बट वो कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे हमारी एयर है एटमॉस्फेयर में, इस एयर के अंदर सारी दुनिया भर की गैसें हैं, तो वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ लिक्विड है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसमें दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हैं। तो कांच के अंदर भी कई सारी चीज़ें मिक्स है, तो ये सुपर कूल्ड सॉल्यूशन होता है। ठीक, अगली बात इसके बारे में लिखो कि ये ट्रू सॉलिड नहीं है ना। ट्रू सॉलिड आप इसको नहीं कह सकते हैं, ये वास्तविक ठोस नहीं है, वास्तविक ठोस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वास्तविक ठोस, क्योंकि ये एमॉर्फस है। और दूसरी चीज़ कि इसको तो हम बना रहे हैं, ये प्रकृति में ऐसा मिलता है क्या कांच, भाई प्रकृति में कोई कांच मिलता है क्या, नहीं मिलता है, वो तो हमको बनाना पड़ता है ना। तो ये तो एक तरीके से आर्टिफिशियल हो गया, तो ये वास्तविक है क्या, नहीं है। वास्तविक ठोस कौन है, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब चीज़ें हमको ऐसी की ऐसी पृथ्वी से मिलती हैं, तो वो नेचुरल है। पर ये नेचुरल नहीं है, मतलब कि ये कैसा है, वास्तविक ठोस नहीं है। हालांकि नेचर में भी कांच बनता है, कैसे बनता है नेचर में कांच, पर वो भी फॉर्मेशन से ही बनता है। जैसे मान लो ऊपर से कोई एस्टेरॉइड गिरा है ना, उल्का पिंड जिसको कहते हैं, तो वो तो बहुत तेज़ी से गिरता है और बिल्कुल आग बन जाता है नीचे गिरते समय। तो वो अगर किसी रेतीली जगह पर गिरे, डेजर्ट में गिर जाए कहीं पर, तो वहाँ पर रेत है, तो वो रेत का टेम्परेचर बढ़ा देगा और आसपास वहाँ पर कांच के टुकड़े मिलते हैं। ठीक है, तो ये नेचर में भी बनता है। ठीक है, बट है कैसा, ये वास्तविक ठोस नहीं है, ये किसी ना किसी प्राकृतिक घटना की वजह से बनेगा जरूर, परंतु फिर भी वो ट्रू सॉलिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें सॉलिड वाले कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है जो प्रॉपर्टी सॉलिड में होनी चाहिए। ठीक है, चलो इतनी बात ठीक है, इसको उतार लो जल्दी से सब। हाँ, ऑनलाइन वाले, अच्छा फिर इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसका कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। मतलब जैसे पानी 100 डिग्री पर बॉईल हो जाएगा, ये कंफर्म है, पर इसका ऐसा कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। इट डजंट हैव एनी शार्प बॉइलिंग पॉइंट। इसका कोई भी क्वथनांक ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर ये हर बार उसी पर आकर के बॉईल हो, ये बदलता रहता है। कभी 100 पर बॉईल हो गया मान लो, कभी 101 पर हो गया, कभी 95 पे ही रह गया। तो कहने का मतलब कि इसका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो ये चीज़ भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक, अच्छा इसके बाद और इसको क्या कह सकते हैं हम, ये ट्रांसपेरेंट होता है जनरली। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी होता है कि नहीं होता है कांच। वो तो हम उसमें अगर चाहें तो कलर वगैरह मिला करके उसको क्या बना सकते हैं, उसको आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। ठीक है, पर वैसे अगर कांच जब बनता है नॉर्मली तो वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, चलो अगला देखो, तो इसका कॉमन फॉर्मूला लिखो। अगला जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लास, ग्लास का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लास, ये कांच का सामान्य सूत्र है। ठीक है, R2O6SiO2। ठीक है, लिख लिया सबने। अब इसका मतलब समझ लो जरा, ये जो R है इसके अंदर, इस R का मतलब क्या है, इस R का मतलब है मोनोवेलेंट केटायन। क्या है इसका मतलब, मोनोवेलेंट केटायन। मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में हम इसको कहेंगे कि ये मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का मतलब इनकी संयोजकता जो है वो एक है। ठीक है, एक संयोजी धनायन। ठीक है, और ये जो M है ये क्या है, ये है बाईवेलेंट या डाईवेलेंट भी कह सकते हैं, डाईवेलेंट केटायन। दो द्विसंयोजी धनायन। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, केटायन का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो। केटायन मतलब पॉजिटिव आयन। भाई केमिस्ट्री में या साइंस में हम दो तरीके के आयन पढ़ते हैं, एक तो या तो धन होगा या दूसरा क्या होगा, ऋण होगा। जैसे बैटरी भी है तो उसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो इसमें भी क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो इसमें जैसे कि मैंने लिखा कि ग्रुप
जो फर्स्ट है आपका पीरियोडिक टेबल में, है ना, कौन सा ग्रुप, सोडियम वाला, कौन सा ग्रुप, सोडियम वाला, लिथियम सोडियम वाला। तो सोडियम का जो है, सोडियम ये कौन किस कैटेगरी में आएगा इनमें से, ये मोनो की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा, मोनो। सोडियम है, पोटेशियम है, ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, मोनो। क्यों आते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, और अगर वो डोनेट करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, धन आयन बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट कैटायन। ठीक, जैसे ये देखो, ये सोडियम का 11 था, कल ही बताया था ना मैंने, कल परसों ही बताया था। ये इसमें 2, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने, 1। तो ये जो 1 है ये आसानी से किसी को भी दे सकता है, इसलिए ये मोनो है। और डाई के साथ क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम या कैल्शियम, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी आसानी से दे सकते हैं, इसलिए डाईवेलेंट हो जाएंगे। ठीक, तो फॉर्मूला में एक चीज़ समझ में आई, आर का मतलब मोनो, ठीक है, और एम का मतलब डाईवेलेंट। अब SiO2 तो क्या है, ये तो सिलिकेट है ही सही, ये सिलिका है, ये ऑक्सीजन है, तो सिलिकॉन का ऑक्साइड है, उसको हम सिलिकेट कहते हैं। ठीक है, ये भी उतार लो जल्दी से, ये जनरल फॉर्मूला है। अच्छा, फिर इसमें और देखो कि ये वाला जो पोर्शन है आपका पूरा, ठीक है, ये कैसा होता है, ये बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। बेसिक का मतलब क्षारीय, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। जैसे मान लो ये फॉर्मूला मैंने लिखा R2OMO6SiO2, तो ये जो MO और R2O हो, ये क्या है, ये बेसिक ऑक्साइड है। ठीक, मतलब क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग हैं, इसलिए इनका नेचर कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक, फिर ये जो SiO2 है, ये कैसा ऑक्साइड है, ये अम्लीय है। ये कैसा है, अम्लीय, मतलब कि एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक, ये क्षारीय है, वो अम्लीय है। अब कांच जब बनाते हैं तो इसमें आप और भी कुछ अदर चीज़ें मिलाते हैं, है ना। सिर्फ रेत को पिघलाकर कांच अगर आप बनाओगे तो वो किसी काम का है क्या, नहीं है। उससे ना तो आप खिड़की बना पाओगे, ना कोई और दूसरी चीज़ बना पाओगे। तो उसमें हम अदर सब्सटेंस मिलाते हैं, जैसे कलरिंग मटेरियल मिला सकते हैं, है ना, कलरफुल ग्लास बनाने के लिए। बाइंडिंग मटेरियल मिला सकते हैं मजबूत कांच बनाने के लिए, या फाइबर की शीट जो है आप डाल सकते हो बीच में प्लास्टिक की, जिससे वो टूटता नहीं है। जैसे कार की विंड शील्ड होती है ना, सामने वाला जो कांच होता है कार का, वो आसानी से टूटता नहीं है ना, मतलब टूट जाता है पर वो बिखरता नहीं है, वो शीट उसको संभाल लेती है। तो इस तरीके से आप इसमें अदर सब्सटेंस इन्वॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये 2 चीज़ें तो हैं ही उसके अंदर, है ना, और इसमें आप अदर सब्सटेंस कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। अदर सब्सटेंस में क्या क्या आ जाएंगे, कलर्स हम डाल सकते हैं, दूसरा हम बाइंडर्स डाल सकते हैं, है ना, कलर्स हो गए, बाइंडर्स हो गए, या फिर आप इसमें प्लास्टिक का मतलब यहाँ कोई हमारा नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, ये अलग अलग तरीके के प्लास्टिक की पतली पतली शीट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आप इसमें कर सकते हो। अब देखो, इसके अलावा बेसिक जो है, बेसिक ऑक्साइड में हम कौन कौन से ले सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे हमने कहा ना कि बेसिक ऑक्साइड है R2O, तो इस R की जगह में क्या क्या ले सकता हूँ, R की जगह में सोडियम ले सकता हूँ, पोटेशियम ले सकता हूँ, ठीक है, ये ले सकता हूँ। M की जगह में क्या ले सकता हूँ, मैग्नीशियम ले सकता हूँ, कैल्शियम ले सकता हूँ। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2O, है ना, Na2O MgO और 6SiO2। तो ये एक कांच का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर मैंने उसकी जगह कैल्शियम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये CaO हो जाएगा, ये KO हो जाएगा। तो जैसा भी आप इसमें कंपाउंड डालोगे वो उस टाइप का ग्लास बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्लास इसी पर निर्भर करते हैं। क्लियर, तो इसमें से ये कोई भी हो सकता है। बेसिकली ग्रुप फर्स्ट मतलब कि बेसिक मेटल, और ग्रुप सेकेंड मतलब कि अल्कली अर्थ मेटल्स, ये अल्कलाइन मेटल, और ये अल्कली अर्थ मेटल मतलब क्षारीय धातु है और क्षारीय मृदा धातु है। जो आवर्त सारणी में समूह 1 और 2 के तत्व हैं उनमें से आप कोई सा भी इसमें ले सकते हो। ठीक है, पर जो कॉमन है वो मैंने आपको बता दी। चलो, तो ये भी फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे चले हम। ठीक है, चलो अब देखो, बेसिक ऑक्साइड्स में या हम और भी दूसरी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, उनकी मैं आपको एक लिस्ट थोड़ी छोटी सी बनवा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। उधर वाला भी लिख लिया भाई। चलो अब देखो, इसमें
जैसे सोडियम मुझे चाहिए कांच के बनाने के लिए, तो सोडियम मैं कहाँ से ले सकता हूँ, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है ना, या सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, सोडियम का कोई भी कंपाउंड हो सकता है। पर कांच बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम नाइट्रेट। तो देखो सोडियम मतलब कि Na, तो Na के लिए मैं क्या क्या यूज़ करूँगा, NaCO3 या फिर NaNO3, ठीक, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। फिर अगर मुझे कैल्शियम या पोटेशियम यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, KCO3, ठीक, या KNO3, ये यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग सोर्स के लिए, अब जैसे मान लो कैल्शियम अगर मुझे यूज़ करना है तो कैल्शियम के लिए मैं कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड। भाई देखो, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि कैल्शियम अगर मुझे यूज़ करना है तो कोई मुझे बाज़ार में अकेला कैल्शियम नहीं मिलेगा, है ना, बाज़ार में किसी भी खदान में कहीं पर भी मुझे कैल्शियम ऐसा फ्री नहीं मिलेगा कि सिर्फ अकेला कैल्शियम मिले, वो किसी ना किसी के साथ मिलेगा, ठीक है। तो वो किसके साथ मिलेगा, वो कार्बोनेट के साथ मिल रहा है या तो वो ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा कंपाउंड ही मुझे लेना पड़ेगा मार्केट से और फिर उसमें से मैं कैल्शियम को निकालूंगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अकेला कैल्शियम मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा, अकेला कोई भी एलिमेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये कैल्शियम हो गया। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम के लिए क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले सकते हो आप, ठीक है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हो, क्लियर। फिर उसके बाद में जिंक के लिए वही जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड। जिंक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड, ठीक। उसके बाद लेड के लिए भी लेड कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, लेड के लिए भी लेड कार्बोनेट और लेड का ऑक्साइड। तो ये हमारे कंपाउंड्स हो गए जिनको हम यूज़ करके, इसी तरह बेरियम के लिए बेरियम कार्बोनेट, बेरियम के लिए बेरियम कार्बोनेट। देखो इतने सारे फॉर्मूले हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग प्रकार के कांच बनाते हैं। अगर मैं सोडियम का यूज़ करूंगा तो दूसरा कांच बनेगा, अगर मैं पोटेशियम का यूज़ करूंगा तो उस कांच की उपयोगिता अलग होगी, अगर मैं बेरियम का यूज़ करूंगा और जो ग्लास बनाऊंगा वो ग्लास दूसरी चीज़ों में यूज़ होगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए हम इतने सारे कंपाउंड, नॉर्मल ग्लास अगर आपको बनाना हो तो आप सोडियम का आसानी से बना सकते हो, पर उससे फिर आप वही काम कर सकते हो जो नॉर्मली वो करने की क्षमता रखता है, ठीक है। बट अगर मुझे मान लो ऐसा कांच बनाना है, जैसे होते हैं ना नए नए किस्म के, कि भाई अंदर से बाहर देख सकते हैं पर बाहर से अंदर नहीं देख सकते हैं, या फिर एक बटन आपने ऑन किया तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है वो बिल्कुल अनट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब अपारदर्शी हो जाता है, एक पल में आपको आर पार दिखाई दे रहा है, और आपने एक इलेक्ट्रिक बटन दबाया उसमें बिजली गई तो वो कैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल ब्लर हो जाएगा, ठीक है। फिर साउंड प्रूफ ग्लास होते हैं कि भाई आवाज़ बाहर ना जाए अंदर ना आए, ठीक। उसके बाद बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं कि फिर अगर आपको कुकिंग वेयर्स बनाने हैं, जैसे कि कांच के कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर खाना बनाया जाता है या लेबोरेटरी में काम किया जाता है, तो उनको तो आग के ऊपर रखना है, तो आग के ऊपर रखोगे तो वो तो पिघल जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग मेथड से बनाया जाता है ताकि वो उतना तापमान सहन कर सके, ठीक है। प्रयोगशाला के जो कांच के बर्तन होते हैं आपके, मतलब कांच के ग्लास वेयर्स होते हैं, वो जनरली टूटते नहीं हैं आग में रखने पर, वो काले नहीं पड़ते हैं जनरली, है ना। तो मतलब कि अलग अलग चीज़ों के यूज़ के लिए अलग अलग टाइप का ग्लास आपको चाहिए, और अगर अलग अलग टाइप का ग्लास चाहिए तो ये चीज़ें भी आपको उसमें अलग अलग डालनी पड़ेगी। क्लियर इतनी बात? चलो जल्दी से इसको ख़त्म करो। हाँ, फिर देखो ये सारे तो हो गए आपके बेसिक वाले, है ना। एसिडिक में आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो? एसिडिक में आप सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है? सिलिका। एसिडिक में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है? सिलिका। और दूसरा बोरॉन का ऑक्साइड, है ना, B2O3। और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बोरिक एसिड, है ना। इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम? बोरिक एसिड। ये फॉर्मूला उसका है ना, ये बोरिक एसिड। तो एसिडिक ऑक्साइड हो गया, बेसिक ऑक्साइड हो गया, प्लस अदर सब्सटेंस, और कंबाइनली मिला के हम क्या कहेंगे कि कांच हमने बना लिया, ठीक। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर अगला लिखो, टाइप्स ऑफ ग्लासेस, कांच के प्रकार। टाइप्स ऑफ ग्लासेस, कांच के प्रकार। एसिडिक ऑक्साइड में एक तो ये हो गया सिलिका का ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा बोरॉन ऑक्साइड, जो कहाँ से मिलेगा? बोरिक एसिड से, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा? ये तो रेत है,
ये रेत से मिलेगा, ठीक है, रेत की तो कोई कमी नहीं है, तो रेत ला और रेत में से ये आपको मिल जाएगा। और बोरिक ऑक्साइड लेना हो तो क्या लाना पड़ेगा, बोरिक एसिड। क्लियर। चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ ग्लासेस, कांच के प्रकार, कांच के प्रकार, ठीक है। पहला प्रकार लिखो, पहला लिखो सोडा ग्लास, है ना, सोडा भी आ गया इसमें और ग्लास भी आ गया। ग्लास में सोडा डालो, ठीक है, पर ये ग्लास वो ग्लास नहीं है, ये पर ये ग्लास वही ग्लास है जिससे वो ग्लास बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोडा ग्लास। सोडा ग्लास को लिखो सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं, ये नरम कांच है। कैसा कांच है, सॉफ्ट ग्लास, नरम कांच है। अगली बात लिखो इसमें, ये चीपेस्ट ग्लास है, सबसे सस्ता, ठीक है, सबसे सस्ता है, ये सस्ता कांच है, मतलब आपको बहुत ही कम कीमत पर आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद लिखो इट इज सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। अगली लाइन क्या लिखूंगा मैं इसके बारे में, इट इज सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। यह सोडियम तथा कैल्शियम, सोडियम तथा कैल्शियम का सिलिकेट है। यह सोडियम तथा कैल्शियम का सिलिकेट है, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा मैं, जनरल फॉर्मूला क्या था कांच का, बताओ तो जरा, R2O MO और SiO2, यही फॉर्मूला था कांच का, ठीक है। अब 6 SiO2 है ना, 6 था यहाँ पर। तो अब इसमें अगर मुझे सोडा ग्लास का फॉर्मूला बनाना है तो क्या करूंगा, सोडा ग्लास में क्या क्या चीज़ है, सोडियम और कैल्शियम। तो R का मतलब क्या था, देखो जरा, R का मतलब क्या था, मोनोवेलेंट, ठीक है। तो मोनोवेलेंट इन दोनों में से कौन सा है भाई, सोडियम मोनोवेलेंट है कि कैल्शियम मोनोवेलेंट है, सोडियम। तो इस R की जगह में क्या रखूंगा अब, सोडियम। तो ये देखो Na2 और O, फिर M की जगह क्या रखूंगा, कैल्शियम, तो ये हो जाएगा CaO, और वो तो वैसा का वैसा ही है। तो ये देखो ये सोडा ग्लास का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सोडा ग्लास का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2O CaO और 6 SiO2, ये सोडा ग्लास का फॉर्मूला हो गया। हर कांच का फॉर्मूला आपको ऐसा ही है। अगर मान लो मैंने कह दिया ये एल्यूमिनियम का सिलिकेट है, तो आप उसमें वहाँ एल्यूमिनियम लिख दो, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद लिखो कि ये इसका जो प्रिपरेशन है वो कैसे बनाओगे। हमने देखा था कि सोडियम हमको कहाँ से मिलेगा, अभी लिस्ट बनवाई थी मैंने, सोडियम कहाँ से मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट से मिलेगा या तो सोडियम नाइट्रेट से मिलेगा। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलेगा या फिर कैल्शियम ऑक्साइड से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। चलो तो देखो इसको बनाने की विधि क्या हो गई कि अगर आपको इसको बनाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट लिया मैंने, ठीक है, प्लस मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, प्लस वो सिलिका तो है ही वहाँ पर, प्लस सिलिकेट, क्या हो गया, सिलिकेट इक्वल टू क्या बन जाएगा, सोडा ग्लास। क्या बन जाएगा, सोडा ग्लास, ठीक। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकेट। तो सोडियम कार्बोनेट से क्या मिलेगा मुझे, सोडियम कार्बोनेट से सोडियम मिल जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम मिल जाएगा, और सिलिकेट तो है ही उसमें, वो बराबर से क्या बना दिया, सोडा ग्लास। ये इसका जनरल मेथड हो जाएगा प्रिपरेशन का, ठीक। चलो अब इसका यूज़ क्या है, क्या यूज़ है इसका सोडा ग्लास का। हमने क्या कहा कि ये चीपेस्ट ग्लास है ना, बहुत ही सस्ता है। इसका जो उपयोग है वो डेली यूज़ की जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, उन सब में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि कांच की बोतल हो गई, कांच का ग्लास हो गया, टेबल का ग्लास हो गया, खिड़की का ग्लास हो गया, अगर नॉर्मल खिड़की है तो, है ना। नहीं, ट्यूबलाइट का ग्लास अलग होता है, ठीक है, क्योंकि ट्यूबलाइट नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ा सा उसमें आपको अंतर लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ सॉल्यूशंस का भी उसके अंदर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं पेंट किया जाता है। फिर नॉर्मल आपके और भी कई सारे, नहीं, लेबोरेटरी ग्लासेस भी अलग होते हैं, ठीक है, डेली लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे ग्लास जिनको हमें आग के ऊपर नहीं रखना है, क्या नहीं करना है, आग के ऊपर नहीं रखना है, और इवन उसमें आप गर्म चीज़ भी नहीं डाल सकते हो, है ना। जैसे अगर आप कांच का ग्लास लो
और अगर उसमें आप बिल्कुल गरम गरम कोई भी चीज़ डालते हो तो उसमें खतरा रहता है उसके चटकने का, टूटने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्लास ये जो चीपेस्ट है, इसमें जब इसको आप हीट करते हो या इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करते हो तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है या तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ऊष्मा प्राप्त करके या तो ये फैलेगा या फिर ये सिकुड़ेगा, तो उसी के दौरान ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए जैसे कि जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि मोटा जो कांच का ग्लास है वो मजबूत होगा और पतला कांच का ग्लास कैसा होगा, कमज़ोर होगा, पर ऐसा नहीं होता है। जो मोटा ग्लास है अगर आप उसमें गर्म चीज़ डालोगे तो वो चटक जाएगा, पर पतला ग्लास नहीं होगा। क्यों? उसका रीज़न सुन लो कि मान लो ये कांच का ग्लास है ना, इसकी मोटाई थिकनेस इतनी है, आपने इसमें कोई गर्म चीज़ डाल दी तो अब इसके अंदर वाली जो लेयर है वो तो गर्म हो रही है, ठीक है, बट बाहर वाली लेयर कैसी है, ठंडी है, तो ये ठंडे गर्म की वजह से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। पर जो पतला ग्लास है उसमें अगर आपने कुछ भी गर्म डाला तो वो उसकी लेयर एक जैसी गर्म हो जाएगी सब तरीके से, तो भले ही वो एक्सपेंड भी हो जाए, फैल भी जाए, पर वो टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है, तो ये हम इसको कह सकते हैं कि जनरल ग्लास है, सामान्य जीवन की, दैनिक जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला लिखो, वाटर ग्लास, इसको लिक्विड ग्लास भी कहते हैं। अगला लिखिए वाटर ग्लास या लिक्विड ग्लास, वाटर ग्लास, लिक्विड ग्लास, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है देखो, तो ये सोडियम का सिलिकेट है, लिखो इट इज सिलिकेट ऑफ सोडियम, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ क्या है, Na2O और SiO2, बस, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। Na2O SiO2 ये सोडियम का सिलिकेट है, सिंपल सिंपल सा। और देखो इसको कैसे बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, सोडियम कार्बोनेट लूंगा प्लस सिलिकेट या सिलिका लूंगा, ठीक है, और मेरा क्या बन जाएगा, वाटर ग्लास, ठीक। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसका काम क्या है, देखो ये जो है एक तरीके से हम कह रहे हैं लिक्विड ग्लास है, तो अब इसके अंदर सोडियम तो है ही सही, तो कई तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें सोडियम के सोर्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो साबुन हमने बनाया था, साबुन में क्या होता है, सोडियम, तो साबुन बनाने के लिए सोडियम चाहिए, तो वहाँ पर सोडियम को फुलफिल करने के लिए इस लिक्विड ग्लास का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब उस प्रोसेस के अंदर लिक्विड ग्लास डाला जाएगा तो वो अपने अंदर से क्या देगा, सोडियम देगा, और वो सोडियम से क्या बन जाएगा, साबुन या डिटर्जेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो अधिकतर इसका यूज़ कहाँ पर होता है, अधिकतर इसका यूज़ एज अ सोर्स ऑफ सोडियम, लिख लो, सोडियम के स्रोत के रूप में, एज अ सोर्स ऑफ सोडियम, सोडियम के स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे साबुन डिटर्जेंट बनाने में है या फिर और भी सोडियम से रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ बनाने में है, और वो सभी जगह सोडियम के सोर्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये वाटर ग्लास है। अगला लिखो पोटाश ग्लास, पोटाश ग्लास, ठीक। इसका एक और नाम लिखो हार्ड ग्लास, ये कैसा ग्लास है, हार्ड, हार्ड ग्लास, कठोर कांच है ये, पोटाश ग्लास हार्ड ग्लास है, कठोर कांच है। अब पोटाश का मतलब क्या, पोटाश का मतलब क्या, पोटेशियम, पोटाश का मतलब क्या, पोटेशियम, मतलब कि इसमें क्या होगा, पोटेशियम होगा, पोटेशियम मतलब क्या होगा, K2CO3 होगा, क्या होगा, K2CO3, प्लस साथ में क्या है इसके, K2CO3 के साथ इसमें कैल्शियम भी है, ठीक है। मतलब ये आप इसमें एक लाइन लिखो, इट इज सिलिकेट ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, इट इज सिलिकेट ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, यह पोटेशियम तथा कैल्शियम का सिलिकेट होता है। अब देखो पोटेशियम कार्बोनेट से पोटेशियम आई जाएगा, उसका सिलिकेट बन जाएगा, तो ये हो गया K2SiO3, CaSiO3 और SiO3, O2, ये इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। कौन से ग्लास का, पोटाश ग्लास का, ठीक। बैलेंस करने के लिए इसमें यहाँ पर आप 4 लगा सकते हो तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो बेसिकली ये किसका सिलिकेट है, पोटेशियम का और कैल्शियम का, है ना, पोटेशियम और कैल्शियम का सिलिकेट है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो, ये पोटेशियम सिलिकेट
ये कैल्शियम सिलिकेट और ये नॉर्मल सिलिकेट आपका जो सिलिका से आया, तो बस ये दो चीज़ें इसके साथ होंगी तो ये वाला ग्लास बन जाएगा। ये कैसा ग्लास है? हार्ड ग्लास है। ठीक, अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो लिखो, इसका जो यूज़ है, हर प्रकार के जो लेंस है आपके, है ना, जैसे कैमरा का लेंस है, ठीक, उसके बाद में आपके माइक्रोस्कोप का लेंस है, ठीक है, टेलीस्कोप का लेंस है, ठीक, ये जो हार्ड चीज़ें होती है ना, जिनको हम कहते हैं ना कि थर्मल रेजिस्टेंस है, ये भाई जैसे कैमरा है, अगर ये कितनी धूप में भी काम करेगा तो इसका ग्लास कोई पिघलने वाला है क्या? इसका फोकस कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा, इसका फोकस तो वही रहेगा ना, क्योंकि अगर फोकस चेंज हो गया तो इसका ये कोई काम का है क्या? फिर नहीं है। वैसे ही माइक्रोस्कोप से अगर हम कुछ चीज़ देख रहे हैं तो उसका जो लेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है कि लेंस की फोकल लेंथ अगर चेंज हो गई तो वो फिर उसका जिस चीज़ के लिए हम उसको देख रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे फिर, है ना, तो फोकस चेंज नहीं होगी। इसीलिए वो ग्लास कैसा है? बिल्कुल हार्ड है, उस पर ताप का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, और इस तरीके के सारे चीज़ें बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। लगभग हर प्रकार का लेंस बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कैमरा लेंस हो या फिर आपका माइक्रोस्कोप का लेंस हो, टेलीस्कोप का लेंस हो, कुछ भी हो, ठीक। चलो अगला लिखो, अगला लिखो ऑप्टिकल ग्लास। अगला क्या लिखोगे? ऑप्टिकल ग्लास। इसे फ्लिंट ग्लास भी कहते हैं, फ्लिंट ग्लास या फिर ऑप्टिकल ग्लास, ठीक है भाई, फ्लिंट ग्लास या ऑप्टिकल ग्लास। क्या होता है ये ऑप्टिकल ग्लास? चश्मा। भाई ये तो नाम से क्लियर हो ही रहा है, ऑप्टिकल्स का मतलब जो चश्मे बनाने का जो ग्लास होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लिंट ग्लास या ऑप्टिकल ग्लास। तो यूज लिख लो इसका, जितने भी ऑप्टिकल्स आपके हैं उन सभी में इसका यूज हम करते हैं। और पोटेशियम और लेड का सिलिकेट है ये, इट इज सिलिकेट ऑफ पोटेशियम एंड लेड। यह लेड तथा पोटेशियम का सिलिकेट है, ठीक है, मतलब कि K2O PbO और 6SiO2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। K कहाँ से मिलेगा? पोटेशियम कार्बोनेट से। लेड कहाँ से मिलेगा? लेड कार्बोनेट से। ये तो सभी में ही है, तो इट इज सिलिकेट ऑफ पोटेशियम एंड लेड। यह पोटेशियम तथा लेड का सिलिकेट होता है। इसका यूज़ कैसे किया जाता है? इसका यूज़ सभी प्रकार के चश्मे, जो नज़र के चश्मे हैं, धूप के चश्मे नहीं बना रहे हैं हम, किसके चश्मे बना रहे हैं? नज़र के, है ना, मतलब कि ऑप्टिकल ग्लासेस जो नंबर के चश्मे होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। धूप के चश्मे के लिए अलग ग्लास है, नज़र के चश्मे के लिए अलग ग्लास है। चलो अगला लिखो। अच्छा, इसकी रिएक्शन लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, वैसे देख लो भले। ये हो गया पोटेशियम कार्बोनेट, ये हो गया लेड कार्बोनेट और ये हो गया आपका सिलिकेट, तो बराबर से क्या बन जाएगा? बराबर से आपका बन जाएगा फ्लिंट ग्लास, ठीक है भैया, क्लियर। चलो अगली हेडिंग डालो, पायरेक्स ग्लास। अगला लिखो पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास, इसको बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं, इसको बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं। सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का बोरोसिलिकेट है, बोरोसिलिकेट है, ठीक है। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का बोरोसिलिकेट है। बोरोसिलिकेट का मतलब इसमें बोरॉन का भी ऑक्साइड है, ठीक है। मतलब क्या क्या चीजें हो गई इसके अंदर देखो, एक तो हो जाएगा Na2O, ठीक है, एक हो जाएगा CaO, एक हो जाएगा Al2O3, है ना, फिर बोरोसिलिकेट भी है मतलब कि B2O3 और प्लस SiO2 तो है ही सभी में, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें जब मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका? पायरेक्स ग्लास, ठीक है। इसको वाय कर लेना, पायरेक्स ग्लास, ठीक है।
अब पायरेक्स ग्लास का यूज कहाँ किया जाता है? तो पायरेक्स ग्लास का जो यूज है वो लेबोरेटरी के ग्लास वेयर्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला के जो आपके बर्तन भांडे हैं वो बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक, लेबोरेटरी ग्लास वेयर। प्रयोगशाला में। अच्छा, प्रयोगशाला के जो ग्लास वेयर्स हैं उनकी क्या खासियत होती है? अभी बताया था मैंने कि वो गर्म होने पर हीट करते हैं तो हाँ, टूटते नहीं है, चटकते नहीं है, काले नहीं पड़ते हैं जनरली, उनको साफ़ करना आसान होता है, बहुत ही पतले ग्लास के वो होते हैं। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि नीचे गिरने पर जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, बाकी गर्मी से या किसी प्रकार के किसी केमिकल से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लो आज मैंने कोई टेस्ट लगाया तो हो सकता है कि उसमें कोई कलर बना हो तो वो कलर आसानी से साफ़ हो जाता है, वो उनकी दीवारों पर चिपकता नहीं है। ठीक है, नॉन स्टिकी होते हैं वो एक तरीके से। तो ये सब खूबियाँ की वजह से इसका जो यूज़ है वो प्रयोगशाला की चीज़ें बनाने में होता है। ठीक, अगला लिखो जेना ग्लास, GJENA, ये लिख लिया सबने? अगला लिखो जेना, जेना ग्लास, मिटा दूं ये? लिखो, यह जिंक तथा बेरियम का बोरोसिलिकेट, जिंक तथा बेरियम का बोरोसिलिकेट है। इट इज बोरोसिलिकेट ऑफ जिंक तथा कैल्शियम का बेरियम का बोरोसिलिकेट है। ठीक, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किचन के जो ग्लास वेयर्स है ना, जो कुकिंग आपकी जिनसे होती है उनको बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो लिख लो कुकिंग ग्लास वेयर्स के फॉर्मेशन में। क्यों किया जाता है कुकिंग में भाई इसका यूज़? कुकिंग ग्लास वेयर्स मतलब कि जो आपका किचन होता है ना, रसोई जो होती है उसका रसोई के अंदर जितने भी अगर आपके कांच की जो चीज़ें हैं जो गैस पर जिनका यूज़ होता है उनको बनाने में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। क्या इसकी खासियत क्या होती है कि जब इसको हीट दी जाती है तो इसमें जो एक्सपेंशन होता है ना, एक्सपेंशन का मतलब फैलना, और दूसरा है आपका कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, ये इसमें नहीं होता है। ठीक है, मतलब गर्मी की वजह से ना तो ये फैलता है ज़्यादा और ना ही सिकुड़ता है, जिसकी वजह से टूटता नहीं है। भाई कोई चीज़ अगर फैलेगी सिकुड़ोगी तो क्या होगी? टूट जाएगी, चटक जाएगी। पर इसमें हीट रेजिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हीट रेजिस्टेंस। ठीक, चलो अगला लिखो क्वार्ट्स, लिखो क्वार्ट्स ग्लास, QUARTZ, QUARTZ, क्वार्ट्स ग्लास। लिखो क्वार्ट्स ग्लास जो है इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका। ये मिटा दूं? हो गया सबका? इट इज प्योरेस्ट या प्योर फॉर्म ऑफ सिलिका। इट इज प्योर फॉर्म ऑफ सिलिका। यह सिलिका का शुद्ध रूप है। क्वार्ट्ज का ग्लास जो होता है सिलिका का शुद्ध रूप होता है। ठीक, क्यों? उसका रीज़न लिखो कि जब इसको आप रेड हॉट गर्म करते हो, क्या करते हो? रेड हॉट। रेड हॉट का मतलब बिल्कुल ये लाल हो जाए गर्म करने पर, जैसे लोहा लाल हो जाता है ना वैसा। और बिल्कुल आप उसको जैसे ही वो रेड हॉट होता है और उसको पानी में डाल दो ठंडे, तब भी ये ग्लास टूटता नहीं है। मतलब हाँ नहीं, वो तो ज़्यादा होने पर उनमें कुछ कुछ हो भी जाता है, पर इसमें बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है। हम कह तो रहे हैं कि इसको आप रेड हॉट गर्म करो। केमिस्ट्री लैब में अगर हम जिस चीज़ को गर्म करते हैं, या टेस्ट ट्यूब है हमारे हाथ में या कोई भी दूसरा ग्लास वेयर है, तो वो कोई हम उसको रेड हॉट गर्म थोड़ी करते हैं, है ना। वो तो हमने ज़रा सा कुछ गर्म किया और कर दिया। और होता है कभी कभी आप उसको रेड हॉट भी करते हो, बट ये जो ग्लास है ये प्योरेस्ट फॉर्म है। इसको आप बिल्कुल लाल रक्त तप्त जिसको बोला जाता है, क्या होता है? रक्त के समान लाल, बिल्कुल लाल गर्म करो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और उसको पानी में डाल दो, तब भी ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, कैसा होता है? ज़ीरो। मतलब तापमान की वजह से इसमें जो फैलना सिकुड़ना है ये बिल्कुल भी नहीं होता है।
दूसरे ग्लासेस में थोड़ा बहुत होता भी है पर इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है, यही इसकी सबसे ज़्यादा खासियत है। ठीक, चलो अगली, ये हो गए आपके टाइप सारे हो गए, ठीक है। अगला लिखो ईचिंग ऑफ ग्लास। ईचिंग ऑफ ग्लास ये एक प्रोसेस है ना, ये कोई टाइप नहीं है ग्लास का। ईचिंग ऑफ ग्लास क्या होती है ईचिंग? देखो हमने देखा होगा ना, कांच के ऊपर कई तरीके की डिज़ाइंस होती हैं जिनको कि हम कहते हैं इनग्रेव किया जाता है, ऐसा लगता है कि वो उस पर खुदी हुई है ना, कोई डिज़ाइन चिपकाई नहीं है हमने उसमें। या तो वो कैसे बनाई जाती है वो डिज़ाइन उसके ऊपर? वो डिज़ाइन बनाने के लिए उसको एसिड में डुबोया जाता है। क्या किया जाता है? एसिड में, है ना। मेटल्स के साथ भी ऐसा किया जाता है कि मान लो मुझे पर्टिकुलर मैंने कोई तलवार बनाई और उसके ऊपर कोई मस्त डिज़ाइन मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि वो जो डिज़ाइन है उसको बना दूंगा तलवार के ऊपर, ठीक, और फिर उस डिज़ाइन को मैं ढक दूंगा, ठीक है, किसी भी चीज़ से, और बाकी की पूरी तलवार को एसिड में डुबा दूंगा। तो वो जो डिज़ाइन है सिर्फ वो बच जाएगा एसिड से, बाकी की पूरी तलवार एसिड से क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो जिस वजह से मेरा डिज़ाइन अच्छा दिखाई देगा वहाँ पर। अब इसमें भी कैसा किया जाता है कि ये जो ग्लास है जब इसको एसिड में डुबाया जाता है, एसिड कौन सा होता है? तो लिख लो, एसिड जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या नाम है एसिड का? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। जैसे HCl होता है वैसे ही उसका भाई है HF। HF के अंदर अगर मैं इस ग्लास को डुबोता हूँ तो उसकी जो डिज़ाइंस है वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी दिखाई वहाँ पर देती है ना। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ईचिंग ऑफ ग्लास, या ग्लास को ईच करना, ठीक है, मतलब उस पर नए नए डिज़ाइन बनाना। किसकी सहायता से? HF की सहायता से। ठीक, चलो ये हो गया। अब इसके बाद और क्या क्या बचा देखो, और एक दो टाइप और होते हैं ग्लास के। जैसे मान लो बुलेट प्रूफ ग्लास है हमारा, जो VIP लोग यूज़ करते हैं, ठीक। या फिर आपका एक ग्लास ऐसा होता है जो कि जिसमें कि हम कह सकते हैं उसको कि बहुत ज़्यादा मोटा बनाया जाता है वो, ठीक है। हालांकि उसमें भी कई सारी लेयर्स बनाई जाती है। फाइबर जिसको हम कहते हैं ना, फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास समझते हो? तो देखो ये दो ग्लास को हमको अच्छे, वो एक कंपोजिट होता है। कंपोजिट का मतलब कि उसमें दो तीन अलग अलग चीज़ें मिला करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि भाई हमने एक प्लास्टिक में दूसरा प्लास्टिक मिला दिया, या फिर हमने कांच के अंदर प्लास्टिक मिला दिया, तो वो कंपोजिट हो गया। कंपोजिट का मतलब मिश्रण, है ना। अब देखो बुलेट प्रूफ ग्लास में क्या होता है? बुलेट प्रूफ ग्लास में ये होता है कि ये एक ग्लास की लेयर, ठीक है, ये एक दूसरी ग्लास की लेयर, इन दोनों के बीच में मुझे एक प्लास्टिक का जो लेयर है वो लगा दिया जाता है। प्लास्टिक की पन्नी जैसी एक पॉलीमर होता है प्लास्टिक का, उसको क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है, ठीक। अब होगा क्या कि अगर ये ग्लास टूटता है ना, इससे फायदा क्या है? ये ग्लास तो हार्ड होता है, हमने अभी कहा कि ग्लास कैसा है? हार्ड है। और ग्लास में जब कोई चीज़ मारी जाएगी तो बिल्कुल चटाक से टूट जाएगा। पर अगर मान लो किसी कपड़े के ऊपर आपने खिड़की में कहीं कपड़ा लगा रखा है, पर्दा है आपका, उस पर अगर कोई पत्थर मारे तो पर्दा टूटेगा क्या? नहीं। पर्दा या कपड़े की बनी हुई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो फ्लेक्सिबल है, लचीली है, वो टूटेगी क्या? नहीं। उस पर जैसे ही मैं कुछ मारूंगा वो पीछे की तरफ चली जाएगी और अपने आप को क्या, वो जो देखो पत्थर मारने से जो एनर्जी बन रही है वो पूरी की पूरी एनर्जी कांच में जा रही है, और इसी वजह से कांच क्या हो जाता है? टूट जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास का आप थोड़ा सा साइंस समझो कि बुलेट प्रूफ ग्लास कांच को गोली को कैसे रोकता है कि गोली में जो एनर्जी है उस एनर्जी को वो एक जगह ना जाते हुए पूरे कांच में फैला देता है, ठीक है। और ये फैलाने का काम कौन करती है? ये प्लास्टिक की शीट। जैसे ये गोली इधर से आ रही है तो ये ऊपर वाले कांच में तो छेद हो जाएगा, पर जैसे ही ये इस शीट तक पहुंचेगी तो ये तो नरम है शीट, ये हार्ड नहीं है, तो ये टूटती नहीं है, ये पीछे की तरफ ऐसी धीरे से मुड़ जाती है, और मुड़ने की वजह से ये इस गोली की पूरी जो ऊर्जा है उसको पूरे कांच में फैला देगी। मतलब एक जगह वो गोली अटैक ना करते हुए पूरे कांच को, उसकी जो एनर्जी पूरे कांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस वजह से वो कांच को तोड़ नहीं पाती है, ठीक है। और ये तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इसके बाद भी आप आज तो अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले ग्लासेस आ गए हैं, है ना, जो इससे भी ज़्यादा एडवांस हैं, बट सबके पीछे का जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि गन की जो बुलेट की एनर्जी है उस एनर्जी को क्या कर दिया जाए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, फैला दिया जाए। इससे आप बुलेट प्रूफ ग्लास का जो है फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद देखो तो एक ग्लास अब भी मैंने बताया कौन सा? कंपोजिट वाला। इसमें क्या किया जाता है कि कांच जो है उसको पिघलाया जाता है ना। पिघलाने के बाद उसमें पतले पतले उसके ऐसे फाइबर्स, धागे बनाए जाते हैं,
और फिर उन धागों को आपस में बुन दिया जाता है, जैसे कि कपड़े बुने जाते हैं। बात समझ में आ रही? कपड़े बुनते हैं हमारा मशीनों से, तो कपड़े को बुनने का क्या मतलब है कि कपड़ा जब बुना जाता है तो पहले तो धागा बनेगा, धागे से फिर उसको बुन के कपड़ा बनेगा। वैसे ही इस कांच को कैसे बनाया जाता है, पहले कांच के लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं, ठीक, और फिर उन धागों को आपस में क्या कर दिया जाता है, बुन दिया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो बनी रहती है, बट इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लचीलापन आ जाता है, जिससे ये कांच आसानी से टूटता नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये ग्लास के ऊपर हमारा आज का टॉपिक था। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है वो सुन लो। यूजेस आपको याद रखना है, सभी अलग अलग प्रकार के कांच के अच्छे से, एक का यूज़ दूसरे में नहीं लिखना है, ठीक। दूसरी चीज़, इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना है, और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है वो याद रखना है। बाकी आपको कोई रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। जनरल फार्मूला, यूजेस, और हमको इतना पता होना चाहिए कि ये सिलिकेट से मिलकर बना होता है। क्लियर? बस ये आपका ग्लास का जो टॉपिक है वो पूरा इसमें कवर हो जाएगा। क्लियर?